भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो जानने की कोशिश ये करते हैं कि अगला महीना बाजार का कैसा रह सकता है। तो इसके लिए हम तकनीकी और फंडामेंटल दोनों नज़रिए को समझने से ये कोशिश करते हैं कि बाजार की दिशा कैसी रहती है। इसके लिए सबसे पहले हमने बातचीत की राजेश अग्रवाल जी से फंडामेंटल नज़रिया जानने के लिए। तो राजेश अग्रवाल जी का कहना यह है कि फंडामेंटली अगर हम देखें बाजार को तो ग्लोबल संकेत जो हैं वो भारतीय बाजार में अनिश्चितता का माहौल बना रहे हैं, और जो घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिल रहा है उससे भारतीय शेयर बाजार भी अछूते नहीं रह सकते हैं। आरबीआई पॉलिसी तक भारतीय शेयर बाजारों में अभी उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिल सकता है। 30 तारीख को क्रेडिट पॉलिसी होगी आरबीआई की, तब तक इस तरह की अनिश्चितता देखने को मिल सकती है। लेकिन उनका यह भी कहना है कि दूसरी तिमाही के नतीजों से जब नतीजे आने शुरू होंगे, जो रिजल्ट सीजन अब शुरू होने वाला है अक्टूबर में, वहां से बाजार का सेंटीमेंट सुधरता हुआ दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि वर्स्ट सिचुएशन में अगर कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट होती है इंटरनेशनल लेवल पे तो फिर 16,600 तक निफ्टी जा सकता है। लेकिन 5 से 6 महीने के लिए उन्होंने ये कहा है कि सीमेंट शेयरों में खरीदारी की आप सलाह उन्होंने दी है। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर उनको अच्छा लग रहा है। उनका कहना ये है कि भारतीय एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में खरीदारी की सलाह उन्होंने दी है। और उनका कहना ये जो घरेलू कंजम्पशन वाले शेयर हैं उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, जहाँ पर विदेशी निर्भरता ज़्यादा है उसको, उन सेक्टर्स को, उन शेयरों को फिलहाल अवॉइड कीजिए। अब जरा नज़र डालते हैं चार्ट्स के ऊपर। जी हाँ, तकनीकी रूप से बाजार कैसा दिखाई दे रहा है, इस पर हमने बात की टेक्निकल एनालिस्ट नीतिश पावस्कर जी से। उनका कहना यह है कि अभी जो स्थिति देखने को मिल रही है चार्ट्स पर, उनमें जब भी कोई ऊपरी स्तर दिखाई दे तो निफ्टी को शॉर्ट करने की ही सलाह रहेगी। उन्होंने कहा कि निफ्टी अपनी पुरानी जो रुकावट है 17,900, 18,000 जिसको लेकर के पहले कहा जा रहा था कि एक रेजिस्टेंस है, उसको मजबूती से तोड़ नहीं पाया, वहाँ टिक नहीं पाया। अब 17,400 और 17,500 निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो पहले की निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम कर रहा था। हालांकि उन्होंने ये आशंका जताई कि अगर 16,963 का स्तर निफ्टी में टूटेगा और मजबूती के साथ टूटेगा, खाली टूटेगा नहीं, मजबूती के साथ टूटता है, फिर 16,500, 16,400, जिसका अंदाजा फंडामेंटल रूप से भी राजेश अग्रवाल जी लगा रहे थे, वो स्तर उनको यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं तकनीकी रूप से भी। एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर में हालांकि उनका मानना ये है तकनीकी नज़रिए से कि यहाँ पर ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये फंडामेंटल नज़रिया हो गया और तकनीकी नज़रिया हो गया, और अब वक्त हो गया है आपको आज के हमारे खास मेहमान से जुड़ाने का। जी हाँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान जी। श्रीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है, आभार है, अभिनंदन है मनी 9 के इस मंच पे, स्टॉक सेंट्रल पे आपका। पिछली बार भी जब आप आए थे तो तमाम दर्शकों को जो आपकी सलाह थी बहुत पसंद आई थी। पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि अक्टूबर महीने में अब क्या उम्मीदें आप लगा करके बैठे हैं? दो नज़रिया हमने अभी दो एक्सपर्ट्स का दिखाया, आप इनके साथ हैं या फिर आपकी कोई नई स्ट्रेटजी होगी? अक्टूबर महीने में क्या करें, क्योंकि आशंकाएं, चिंताएं एकदम से बढ़ गई हैं। कहाँ हम लोग कह रहे थे कि अब नया हाई देखने को मिलेगा, तमाम लोग खरीदारी कर रहे थे, और 2 हफ्ते ने पूरा सेंटीमेंट खराब कर दिया। सबसे पहले धन्यवाद विपुल जी, मुझे इस शो में बुलाने के लिए। और मुझे लगता है कि ऐसे जो शो होते हैं कि जहाँ पे डिटेल डिस्कशन होता है, और जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं या तो जो हमारा ऑडियंस है, अगर उस ऑडियंस को अगर कोई स्पेसिफिक मुद्दों के ऊपर अगर एक डिटेल, अगर एक कमेंट्री अगर मिलती है, या तो अगर क्लैरिटी मिलती है कई सारे दिग्गजों से, तो मुझे लगता है कि उसका फायदा यकीनन काफी लॉन्ग लास्टिंग होता है। अच्छा, अगर जो तमाम मार्केट एक्सपर्ट्स हैं और अगर उनके व्यूज को देखें, और अभी जो हमने कुछ व्यूज को देखा, हमें लगता है कि यस, मार्केट उसी एक कंसेंसस के साथ ट्रेड कर रहा है, और इसी वजह से मार्केट एक राइट रेंज में आ चुका है। आपने देखा होगा कि मार्केट 16,900 या 17,000 के करीब आके रुका हुआ है, और यहाँ पे इतनी बड़ी शॉर्ट पोजीशन बनी है इस पर्टिकुलर सीरीज में, या तो हेवी कॉल राइटिंग हुई है, और इसी वजह से मार्केट एक ही रेंज के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अक्टूबर में हमें लग रहा है कि ये मार्केट जो है वो अपनी रेंज को एक्सपैंड कर सकता है। 16,500 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेंगे, क्योंकि ये एंटायर रैली का एक इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल है। साथ ही साथ अगर फंडामेंटली भी अगर देखा जाए तो मार्केट ने कई बार जब एक बड़े फॉल में खुद को कन्वर्ट किया है, तो 16,500, 16,600 एक इक्विलिब्रियम लेवल जैसे वर्क हुआ है। तो अक्टूबर 2021 से जब भी हमने मार्केट में एक बड़ा सेल ऑफ देखा है, मार्केट ने काफी अच्छा वक्त
16,800 से लेकर 16,600 के रेंज में निकला है, और 16,600 के नीचे फिर एक बड़ी गिरावट बनी है। हमें लगता है कि 16,600 16,500 ब्रॉडली एक बड़ा सपोर्ट रहेगा इस एक्सपायरी के लिए। ऑन द हायर साइड 17,400 यानी कि 17,400 17,500 ये मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना रहेगा। अगर आने वाले अक्टूबर महीने के अगर इवेंट्स देखते हैं तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो क्रेडिट पॉलिसी है, नो डाउट। वो हमें शुक्रवार को उसे फेस करना है। और जैसे कि करेंसी में ओवरऑल सिनेरियो बनते जा रहा है, और जैसे डॉलर इंडेक्स जो है वो कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहा है, उसके पीछे हमें लगता है कि क्रेडिट पॉलिसी में थोड़े टफ मेजर्स लिए जा सकते हैं, और इसी वजह से हमें लगता है कि थोड़ा मार्केट सहमा हुआ है, बैंक निफ्टी थोड़ी सहमी हुई है। लेकिन अगर गुरुवार के दिन देखें तो और एक इवेंट है, एक तो वीकली एक्सपायरी है ही, क्वार्टरली एक्सपायरी भी ये हो जाती है, और साथ ही साथ इसी पर्टिकुलर दिन वेदर इंडिया के जो बॉन्ड्स है वो जेपी मॉर्गन के बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूड होते हैं कि नहीं होते हैं, उसका भी एक इवेंट रहेगा, और उसका एक न्यूज फ्लो पेंडिंग है, वो शायद उसी दिन आएगा। अगर इंडियन बॉन्ड्स को अगर जेपी मॉर्गन इंडेक्स में अगर इंक्लूड अगर किया जा सकता, अगर जाता है, जो कई सालों से वेटिंग था, और इस बार इनफैक्ट एक रीजन बना है रशिया का जो इतना बड़ा जो वॉर चला है यूक्रेन के साथ, उसके बाद कुछ ऐसी कमेंट्री आ रही है कि शायद रशियन बॉन्ड्स को एक्सक्लूड करेंगे और इंडियन बॉन्ड्स को इंक्लूड करेंगे। अगर ये अगर बनता है तो ये इंडियन मार्केट्स के लिए एक काफी बड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट होगा, काफी बड़ा एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आ सकता है, और उस केस में हम अच्छी तेजी देख सकते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट इवेंट है। अगर इस पर्टिकुलर इवेंट में अगर हम अगर पॉजिटिवली अगर क्लोज हो जाते हैं तो फिर हमें लगता है कि मार्केट 17,500 के लेवल्स को क्रॉस करते हुए 18,000 के लेवल्स के करीब वापस जा सकता है। साथ ही साथ रिजल्ट्स हैं, और रिजल्ट्स जैसे ही चालू होते हैं, आपने देखा होगा कि इस बार यानी इनफैक्ट ये पूरे साल में हमने देखा कि रिजल्ट महीने में क्वार्टरली नंबर्स के ऊपर इंडियन मार्केट्स परफॉर्म करते हैं, या तो उसी बेसिस पे ट्रेड करते हैं रादर देन ग्लोबल न्यूज। तो मुझे लगता है कि शायद इस महीने में सेकेंड हाफ में ज्यादा फोकस होगा कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं, और उसी के बेसिस पे मार्केट का ट्रेंड बनेगा। श्रीकांत जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर अमेरिका और यूरोप में अगर हम मान के चलें कि मंदी आती है, जिसके संकेत यूरोप से स्पष्ट रूप से मिल रहे हैं, अमेरिका ने भी इस बात का एक तरीके से अंदेशा दे दिया है कि भले ही कुछ समय के लिए लेकिन मंदी आ सकती है, ऐसे में किस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए एज एन इन्वेस्टर कि कोई सेक्टर स्पेसिफिक हो, उसमें पैसे लगाने चाहिए? अब चूंकि हर रोज़ नए लोग आ रहे हैं, अब कुछ लोग नुकसान में हैं, कुछ फ़ायदे में हैं, कुछ लोग ज़्यादा नुकसान में हैं, कुछ लोग बहुत हाई लेवल पे आ गए हैं। अब ये स्ट्रेटजी कैसे, किस तरीके से प्लान करनी चाहिए, ये जो चौतरफा एक मंदी का माहौल देखने को बन रहा है? बिल्कुल। तो देखिए, अगर यूरोप और यूएस जहाँ पे इन्फ्लेशन काफी बढ़ चुका है, और जहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस इंटरेस्ट रेट साइकिल की तहत अगर शायद अगर रिसेशन को अगर वो इनवाइट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर फेज में हमें सबसे पहले हमारे इकोनॉमी के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। और हमारी इकोनॉमी अगर आप देखें तो पिछले 20 साल से अगर आप देखें तो हमारा जो पूरा जो इकोनॉमी का जो पूरा मैं बोल सकता हूँ कि जो वेट है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन थियरी के ऊपर बना हुआ है, और हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन अगर देखा जाए तो काफी तगड़ा है, काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट हमें ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर उतना डिपेंड नहीं होना पड़ता है, और इसी वजह से इस बार भी अगर आप देखें तो हम काफी रिजिलियंट है एज कम्पेयर टू अदर मार्केट्स। हमें लगता है कि ये फेज हमने पास्ट में भी देखे थे, और अगर पकड़ लेते हैं कि अगर ये रिसेशन का दौर अगर काफी लंबा चलता है, या तो अगर काफी स्टीप अगर होता है इनिशियली, तो हमें लगता है कि जो इन्वेस्टर्स रहेंगे या तो जो एक्सपर्ट्स रहेंगे वो फोकस करेंगे डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरीज के ऊपर या कंपनीज के ऊपर, जैसे कि एफएमसीजी है, यहाँ पे फोकस और बढ़ेगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स और आ सकते हैं। साथ ही साथ हमें लगता है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, या तो इसके अलावा अगर कुछ इंफ्रा कंपनीज है जहाँ पे फोकस और बढ़ेगा, क्योंकि टैक्स कलेक्शन और जो भी जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है वो काफी इस बार अच्छा है। तो वो एक जो एज पर गवर्नमेंट पॉलिसीज वो काफी हद तक हमें लगता है कि इंफ्रा कंपनीज में इंफ्यूज हो सकता है। तो हमें लगता है कि इंफ्रा कंपनीज पे फोकस करें, एफएमसीजी पे फोकस करें, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे फोकस करें, और साथ ही साथ हमें लगता है कि अगर इसके अलावा अगर और किसी एक सेक्टर पे फोकस करना है तो नो डाउट हम ऑटो पे भी फोकस कर सकते हैं।
अभी जो आपने सवाल किया इसके लिए मैंने एक अलग से सवाल तैयार किया था। अब आपने इसके बारे में काफ़ी चर्चा कर दी, तो थोड़ा सा डिटेल में और जानना चाहेंगे, लेकिन बाद में। उससे पहले अभी उसी कंटिन्यूटी में हम चलना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे, जैसे बहुत बड़ी संख्या में नए रिटेल इन्वेस्टर बाज़ार में आ रहे हैं, नए नए डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं, और कुछ लोग दूसरों को देख करके खरीदते हैं कि पता लगा कि किसी के दोस्त ने इतने पैसे कमा लिए, उसने बताया, तो उसने भी अपना डीमैट खुलवा लिया और शेयर बाज़ार में पैसे लगा दिए। ऐसे बहुत से निवेशक जिन्होंने हायर लेवल पे अभी हाल फिलहाल में खरीदारी की इस उम्मीद में कि बाजार जो है अब नया हाई बनाने जा रहा है दिवाली से पहले, जिसके बारे में बहुत सारे एक्सपर्ट भी बोल रहे थे। अब उन लोगों को के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? जो लोगों ने लोअर लेवल पे लिया है उन्हें क्या करना चाहिए? अभी उनको कोशिश करनी चाहिए एवरेज आउट करने की, या फिर अभी जो जिन लोगों को ऊपरी स्तरों से नुकसान हो रहा है एक बार नुकसान बुक कर लें? ऐसे खास तौर से जो नए निवेशक मार्केट में आए हैं उनको उनकी खास तौर से क्या सलाह रहेंगी, क्या सजेशन रहेगा आपका? बिल्कुल, इनफैक्ट विपुल जी, ये जो सवाल है वो इनफैक्ट हमें लगता है कि बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं उन बिल्कुल। सभी के मन में रहेगा कि अभी क्या करें। और इवेंट्स बनते रहते हैं, और हमेशा इनफैक्ट अगर आप देखें तो हर एक बुल मार्केट में एक नई लॉबी आती है और वो हायर लेवल्स पे इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद वो कई सारे चैनल्स या एक्सपर्ट व्यूज को समझने की कोशिश करते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई करते हैं। और हम हमेशा एक ही बात कहते हैं कि आपको अगर इस पर्टिकुलर मार्केट में फॉर लॉन्गर टाइम अगर रहना है तो आपको उन कंपनीज को, उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है जो कंपनीज यहाँ से आने वाले 20 साल तक कोई भी रिसेशन को फेस कर सके या कोई भी बड़े इवेंट को फेस कर सके। यानी बहुत सिंपल है कि जो बड़ी कंपनियां हैं, जो दिग्गज कंपनियां हैं, जो निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 की जो कंपनीज है, जो टॉप 10 कंपनीज है, वहां पे आप फोकस कीजिए, वहां पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। अच्छा, जिन लोगों ने ऊपर में कुछ खरीद लिया है उन लोगों के लिए हमारा एडवाइस यही है कि अभी फिलहाल इस मार्केट में हमें नहीं लगता कि कोई बड़ी गिरावट आएगी। नो डाउट कि मार्केट थोड़ा और वक्त निकाल सकता है, लेकिन बड़ा क्रैश होने का जो एक सिनारियो बनता है वो टाइप का सिनारियो नहीं है इस बार। अगर आप विपुल जी देखें तो सबसे बढ़िया बात यह है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंटली आते जा रहा है। बिल्कुल। कल के दिन में भी अगर आपने देखा होगा कि 5,000 करोड़ के करीब का एफआई का सेलिंग था, लेकिन सामने 3,000 करोड़ के करीब का डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का बाइंग था। तो ये जितना भी सेलिंग एफआईएस कर रही है वो पूरे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के हाथों में जा रहा है, और हमें लगता है कि इसकी वजह से जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो और भी स्ट्रांग होते जा रहा है। तो अगर आपके पास अगर कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म व्यू से अगर लिया है तो आप उसे होल्ड करके रखें। अगर आपने लोअर लेवल्स पे लिया है तो हमें लगता है कि आप उनमें बिल्कुल बने रहिए, आपको प्रॉफिट बुक करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मार्केट वापस 18,000 के करीब इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आ जाता है बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो आप उस लेवल पे करीब उस लेवल के करीब आप थोड़ा सा मुनाफा वसूल सकते हैं, क्योंकि तब फंडामेंटली मार्केट थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज हमें लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट्स है उसमें आप बने रहिए। और हर एक इन्वेस्टर के लिए मेरा कहना ये रहेगा कि आप हो सके उतना 70 to 80% आपका जो इन्वेस्टमेंट्स है वो लार्ज कैप कंपनीज में कीजिए। तो जो भी नए निवेशक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए सलाह यही है कि अभी पैनिक ना करें। ठीक है, आप हो सकता है फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो, ऐसा बाजार ऐसा नहीं है कि समाप्त होने जा रहा हो, जैसा श्रीकांत जी कह रहे हैं कि बाजार में बहुत बड़ी गिरावट अभी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि आने वाली है। तो आप होल्ड करें अपने निवेश को लेकर के, कोशिश करें। जो लोग नया निवेश कर रहे हैं तो अच्छी कंपनियों में, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है तो जो टॉप 50 टॉप 10 कंपनियां हैं उनमें ही निवेश करें, ताकि आपका शेयर बाजार का अनुभव अच्छा रहे। थोड़ा लंबा सोच करके निवेश करेंगे तो बेहतर रहेगा, इस तरह के उतार चढ़ाव में घबराएं नहीं। अगला महत्वपूर्ण सवाल जो है वो ये है कि जिसने सबसे ज़्यादा परेशान किया है वो है डॉलर इंडेक्स ने। मतलब बाजार का कई बार हम देख रहे थे कि विदेशी निवेशक जब बेच रहे थे तो घरेलू निवेशक खरीद रहे थे, घरेलू निवेशकों ने थोड़ा हाथ छोड़ा तो विदेशी निवेशक फिर से आ गए। लेकिन जब से डॉलर इंडेक्स चलना शुरू हुआ हम देख रहे हैं कि उसके बाद से पसीने छूट गए बाजार के। 1-1.5 हफ्ते के अंदर ही जो बाजार गिरा है, रुपया ऑल टाइम लो पे है, युआन लो पे है, हम देख रहे हैं जापान की करेंसी टूट रही है। ऐसे में यूरोप हम देख रहे हैं कि पाउंड जो है किस तरीके से ऑल टाइम लो पे आ गया। अब भारतीय संदर्भ में अगर हम बात करें तो अगर रुपया गिर रहा है तो फिर किस तरह के सेक्टर, किस तरह के शेयरों को चुनना चाहिए? कौन से शेयर? बहुत लोग कहते हैं आईटी अच्छा है, हालांकि थोड़ी बहुत कभी देखी, लेकिन वहाँ पे अपने कंसर्न थे, वहाँ पे अभी भी कंसर्न बने हुए हैं कुछ एक। तो अभी अगर रुपए की कमजोरी का फायदा उठाने के लिए कोई सेक्टर या शेयर है क्या ऐसे कुछ? बिल्कुल, तो देखिए डॉलर इंडेक्स ये एक हम कह सकते हैं कि इतना बड़ा एक मैक्रो फैक्टर है कि जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि जो एफआई की जो एफआई का जो फ्लो होता है, इनफ्लो आउटफ्लो, वो कैसे डिसाइड होगा। और 2001 में हमने 120 के लेवल्स देखे थे,
डॉलर इंडेक्स। और 2001 के पहले ये 1970 में ये लेवल्स थे और 1985 में भी ये लेवल्स थे। तो कई बार इसने 120 के लेवल्स को छुआ है, इनफैक्ट एक बार तो 140 के लेवल्स के करीब भी गया था ये। लेकिन लोअर लेवल्स अगर आप देखें तो 80 के करीब, 80 के करीब इसमें मल्टीपल बॉटम्स भी बने हैं। पैंडेमिक के टाइम में जब मार्केट गिर रहा था तब 80 के लेवल्स को डॉलर इंडेक्स ने काफी अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया था और वहां से हमने बड़ी रिकवरी देखी। अब हमें लगता है कि 120 के करीब शायद डॉलर इंडेक्स जा सकता है, पॉसिबल है, ये हो सकता है। अगर ये होता है तो जो आउटफ्लो है वो थोड़ा और बढ़ेगा। अपनी जो करेंसी है जो 81.5 के करीब है वो शायद 83 के करीब भी जा सकती है। लेकिन हमें लगता है कि ये लास्ट लेग है डॉलर इंडेक्स के बढ़ने का, और 120 के करीब हमें लगता है कोई ना कोई ऐसा रीजन बनेगा कि जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स वापस कमजोर हो सकता है। तो ब्रॉडली हमें लगता है कि ऐसे पर्टिकुलर माहौल में हमें फोकस अगर करना है तो अपने जो डोमेस्टिक कंजम्पशन से रिलेटेड जो कंपनीज होती है वहां पे फोकस करें। इन द शॉर्ट टर्म काफी सारे लोग बोलते हैं कि जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड कंपनीज है वहां पे भी फोकस करना चाहिए, लेकिन इस बार का जो सिचुएशन है वो कम्प्लीटली अलग है। इस बार इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है कि जिसकी वजह से इनफैक्ट यूरोपियन कंट्रीज को या तो यूएस कंट्रीज को प्रॉब्लम आ सकता है, और इसी वजह से इस बार आईटी सेक्टर नहीं चल रहा है। अदरवाइज ऐसे पर्टिकुलर माहौल में आईटी स्टॉक्स में हमने हमेशा ही अच्छी तेजी देखी है। तो हमें लगता है कि वापस आपका फोकस एफएमसीजी पे होना चाहिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे होना चाहिए, और साथ ही साथ हमें लगता है कि ऑटो कंपनीज पे भी फोकस करें। और अगर इस पर्टिकुलर माहौल में अगर स्पेसिफिकली अगर एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनीज को अगर फेस करना है तो हमें लगता है कि फार्मा पे फोकस करें, क्योंकि वहां पे भी कई सारी ऐसी कंपनियां हैं कि जो अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो जैसे सन फार्मा है, सिप्ला है, वहां पे फोकस करें। और फाइनली मिड कैप आईटी कंपनीज जहां पे बड़ी पोजीशन हेज नहीं होती है, यानी कि बड़ा हेजिंग नहीं होता है एज कम्पेयर टू अदर लार्ज कैप कंपनीज, तो उन्हें कुछ बेनिफिट मिल सकता है। तो वहां पे कुछ एक कंपनीज है, तो मिड कैप आईटी कंपनीज पे भी आप फोकस बनाएंगे तो मुझे लगता है वहां पे भी अच्छे पैसे बन सकते हैं। तो आज सलाह यही है कि अगर आपको लग रहा है कि रुपया कमज़ोर हो रहा है और एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों पे पैसा लगाना है तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया में एक तो मंदी की बात हो रही है, दूसरा महंगाई बड़ी चिंता की बात हो रही है। तो ऐसे में किसी के कहने पे पैसे ना लगाएं, घरेलू कंजम्पशन वाले शेयरों पे पैसे लगाएं। वो कौन कौन से शेयर हैं वो हम डिटेल में अभी आखिरी सवाल में उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपके लिए अगर आपको पैसे आपने सोचा ही हुआ है कि आईटी में लगाने हैं तो मिड कैप आईटी में लगा सकते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हेजिंग ना हो। ये सलाह श्रीकांत जी की तरफ से है। अब एक खबर जिस पर काफ़ी बातचीत हो रही है टेलीकॉम पॉलिसी को लेकर के, और एक बड़ा इवेंट होने वाला है, 1 तारीख को 5G की शुरुआत पीएम करने वाले हैं। ऐसे में अब टेलीकॉम सेक्टर को लेकर के क्या कुछ करना चाहिए, और यहाँ पर कोई शेयर ऐसे हैं जो आपको लग रहा है अच्छे? हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेयर हैं नहीं, 3 प्लेयर हैं बड़े जो हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग वोडाफोन आइडिया को लेकर के उतने बुलिश नहीं। आप कैसे देख रहे हैं ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर को आने वाले दिनों में? बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे हमेशा ही एक कमाई के मौके बनेंगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स करते रहिए। ये जो दिग्गज कंपनियां हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करती रहेगी, और ये पर्टिकुलर सेक्टर ऐसा है कि जो कंजम्पशन से डायरेक्टली रिलेटेड है। साथ ही साथ ये पूरे मास पॉपुलेशन को कैटर करता है, और कम्युनिकेशन का एक सबसे बड़ा मैं बोल सकता हूँ कि सेक्टर है। इसमें एक और भी मुझे लगता है कि इनोवेशंस रहेंगे, डेवलपमेंट्स रहेंगी, और ये कंपनियां आगे जाके और भी अच्छा परफॉर्म करेंगी। हमें लगता है कि यस, नो डाउट कि 5G एक नया लॉन्च होने वाला है, और इस लॉन्च के बाद यानी कि 1-1.5 महीने के बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये जो कॉम्पिटिटर्स है वो कैसे इनके प्लान्स लेके आ रहे हैं और कैसे वो लोग अपने कस्टमर्स को जोड़ रहे हैं। लेकिन अगर जैसे कि आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि इसमें 2 या 3 कंपनियां हैं कि जिनके पास ये पूरा बिजनेस रहेगा, तो हमें लगता है कि इन तीनों कंपनियों के ऊपर फोकस कर सकते हैं। लेकिन वोडाफोन आइडिया हमारे कवरेज में नहीं है, लेकिन भारती और रिलायंस इन दोनों पे हम बुलिश है, और हमें लगता है कि ये दोनों कंपनियां आने वाले 2 से 3 महीने में अच्छा रिटर्न दे सकती है। 2 से 3 महीने का नज़रिया टेलीकॉम सेक्टर में अगर आप ले रहे हैं तो भारती एयरटेल और रिलायंस दोनों जो है आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न दे सकती हैं। और अब उसी सवाल पे वापस लौटते हैं जिसका जिक्र बार बार श्रीकांत जी कर रहे थे। एफएमसीजी सेक्टर का जिक्र बार बार कर रहे थे, घरेलू कंजम्पशन का जिक्र कर रहे थे। अब जो मंदी की आशंकाएं हैं उसको देखते हुए जो डिफेंसिव सेक्टर माने जाते हैं, खासतौर से एफएमसीजी, इसका जिक्र आपने किया, उसमें जो है कौन सी कंपनियां हैं जो आपको अच्छी लग रही हैं? और इस पर एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी है मेरा, जो कि आज की हमारी आखिरी हेडलाइन थी फेस्टिव सीजन को लेकर के, लेकिन उस सवाल को बाद में पूछेंगे। पहले एफएमसीजी को लेकर के आपने चर्चाएं की, कंज्यूमर ड्यूरेबल पर बातचीत की, घरेलू कंजम्पशन स्टोरी को लेकर के, तो खासतौर से एफएमसीजी में कौन सी कंपनियां हैं जो आपको अच्छी लग रही हैं, और कंज्यूमर ड्यूरेबल में किस में आप दांव लगाना चाह रहे हैं?
बिल्कुल। तो देखिए हमें जो सबसे बढ़िया कुछ कंपनियां लगती है जैसे कि हिंदुस्तान लीवर है या तो ब्रिटानिया है, वो अपने फेयर वैल्यू के करीब, क्योंकि इनमें काफी सारा हम कैसे कह सकते हैं कि जो मल्टीपल्स थे उसे काट दिया था, उसके अर्निंग्स को काटा था, क्योंकि क्रूड के दामों में एक काफी बड़ी हमने तेजी देखी थी, जिसकी वजह से हमने पिछले क्वार्टर में कई सारे प्राइस टारगेट्स काटे थे। लेकिन हमें लगता है कि अब यहाँ से जैसे कि वापस क्रूड नीचे आ चुका है, तो हमें लगता है कि इनमें अपग्रेड्स आ सकते हैं। इनमें हमारी पसंदीदा जो कुछ इन्वेस्टमेंट्स है या कंपनीज है वो है हिंदुस्तान लीवर, ब्रिटानिया। साथ ही साथ हमें लगता है कि जो भी न्यू एफएमसीजी कंपनीज है वो है सब होटल्स एंड रेस्टोरेंट से रिलेटेड। वहां पे अगर आप फोकस करते हैं तो हमें लगता है कि सफायर फूड्स अच्छा है, देवयानी इंटरनेशनल अच्छा है, जुबिलेंट फूड हमें लगता है कि ये अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। और हम आईटीसी को भी नहीं भूल सकते, हमें लगता है कि आईटीसी में भी बहुत सारे अपग्रेड्स आने वाले कुछ रिजल्ट्स में हमें देखने मिल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, और अगर करंट लेवल से खरीदते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पे भी अच्छे निवेश के मौके बनेंगे और अच्छे इन्वेस्टमेंट्स रिटर्न भी बनेंगे। तो जो लिस्ट बताई है एफएमसीजी में, अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप इन कंपनियों में एक निवेश कर सकते हैं। मैरिको है, जुबिलेंट फूड है, और भी कई सारी कंपनियां, आईटीसी का जिक्र किया गया श्रीकांत जी की तरफ से, इन पे आप नज़र रख सकते हैं। लेकिन हम एक बार फिर से जो जो हम बात कर रहे थे, जो आज आखिरी हमारी सुर्खियां थी, वो ये थी कि मतलब हम देख रहे हैं कि फेस्टिव सीजन में घरेलू डिमांड वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, खासतौर से जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लोग जम के खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में क्या ये मान के चलें कि क्या फेस्टिव सीजन में जो हमारे ऑटो सेक्टर है वहाँ पर भी क्या कुछ डिमांड, क्योंकि बहुत सारे लोग दिवाली के इर्द गिर्द कारें, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल ऐसी चीज़ें खरीदते हैं, रियल एस्टेट पे बहुत सारे लोग घरों में प्रवेश करते हैं, यहाँ पर क्या आपकी सलाह रहेगी? और डोमेस्टिक कंजम्पशन से और से कौन से ऐसे सेक्टर हैं या शेयर हैं जिन पे आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे डिमांड बढ़ सकती है और दिवाली के इर्द गिर्द फेस्टिव सीजन पे यहाँ अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है? और क्या वाकई में खरीदारी इन सेक्टर्स में करनी चाहिए भी कि नहीं? बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि फेस्टिव सीजन के मद्देनजर अगर देखा जाए तो पर्टिकुलर इन सेक्टर में हमें लगता है कि और भी यहाँ से स्कोप है। कई सारे नए मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं, और आफ्टर 2 इयर्स मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम ये सीजन ऐसा होगा कि जहाँ पे हमें लगता है कि काफी अच्छा स्पेंडिंग आ सकता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो स्लाइटली इम्प्रूव होते जा रहा है, और हमेशा अगर इस पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर हम देखें तो हमने सबसे पहले देखा है कि सबसे जो बड़ा कंजम्पशन अगर आता है, जो हाई एस्पिरेशन वाला, जो अगर कुछ होता है तो वो होता है कि हमारी खुद की एक कार होनी चाहिए। जी। तो हमें लगता है कि फोर व्हीलर्स पे काफी अच्छा डिमांड रहेगा, टू व्हीलर्स के कंपैरिजन में फोर व्हीलर्स में डिमांड बढ़ सकता है। और इनफैक्ट इस बार तो जो फोकस रहेगा वो ईवीज के ऊपर भी रहेगा। तो हमें लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा है या टाटा मोटर्स है, इन जैसी कारों के ऊपर काफी फोकस बना रहेगा, वहां पे अच्छा खासा डिमांड क्रिएट हो सकता है। मारुति भी हमें लगता है कि वो भी परफॉर्म कर सकता है इन टर्म्स ऑफ शोइंग नंबर्स, बट फिर भी अगर देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स अगर आप देखें तो मारुति का फोकस जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर आना चाहिए वो अभी तक नहीं आ रहा है। वहां पे अभी तक असमंजस स्थिति बनी है, यानी कि कोई बड़ी कोई कमेंट्री नहीं आ रही है। और इसी वजह से हमें लगता है कि अगर फोकस करना है तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स के ऊपर फोकस करें। रियल एस्टेट सेक्टर में आपने जैसे बताया, हमें लगता है कि वहां पे भी अच्छी तेजी बनेगी, और वहां पे लेकिन कई सारे स्टॉक अपने फेयर वैल्यू के काफी नजदीक आ चुके हैं। तो अगर फोकस करना है तो आप शोभा डेवलपर्स पे फोकस कीजिए, और साथ ही साथ ओबेरॉय रियल्टी।